हम आपके कौन के बाद मुझे बिल्कुल काम नहीं मिला कि जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट को एक ही होटल में ठहरा, मतलब मुझे भी उसी होटल में ठहराया था, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं था। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उन दिनों इंडस्ट्री में स्ट्राइक हो गई, तो सारी शूटिंगें बंद हो गई। राशि 75 ईयर्स के सेलिब्रेशन में आज है मेरे साथ में एक ऐसा टैलेंट जो हर रोज़ आपको आपकी टीवी पर हंसाता है। तो जिनको कभी आपने रामू के रूप में देखा, कभी भोला के रूप में, तो कभी सबका फेवरेट जेठालाल। वेल, मैं बात कर रहा हूँ दिलीप जी की। नमस्ते। वेलकम सर। सर कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर सबसे पहले तो ये बताइए, रामू सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है आपके? आइए आइए। राम जी, श्याम जी, ये काम धाम छोड़कर बाल को धार और मुंह पर चुना क्यों लगाया जा रहा है? डोंट डिस्टर्ब। डोंट डिस्टर्ब। हमारे यहाँ के नौकर इंग्लिश बोलते हैं। रामू सुनते ही सबसे पहले मुझे याद आता है सूरज जी। सूरज जी का वो फ़ोन उन्होंने मुझे किया और हमारी बात हुई। सूरज जी ने मुझे बताया कि मैं एक फ़िल्म डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, तो आपके लिए एक रोल है, आप करेंगे। तो तभी मुझे पता नहीं था कि सूरज बड़जात्या जी है, क्योंकि हमारी मुलाकात प्रतिघात फिल्म के सेट पे हुई थी, जहाँ पे वो एन चंद्रा जी के असिस्टेंट थे। और तब भी उन्होंने कभी अपनी पहचान ये बताई नहीं थी कि हमारी दोस्ती हुई थी उस शूटिंग के दौरान। तो फिर उसके बाद जब मैंने प्यार किया वो प्लान कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि एक रोल है आपके लिए, आप करेंगे। तो मैं बड़ा खुश हुआ, बोला अरे वाह, असिस्टेंट में से सीधा डायरेक्टर बन गए इतनी जल्दी। और मैंने पूछा कि अरे वाह, कौन आप डायरेक्ट कर रहे हैं? बोले हाँ। तो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो बोले राजश्री प्रोडक्शन। तब भी बताते नहीं है मुझे कि हमारा ये प्रोडक्शन है। तो मैंने कहा अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, राजश्री प्रोडक्शन तो बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप मिलने आएंगे? बोला ज़रूर आऊँगा। कहाँ मिलना है? तो उन्होंने कहा राजश्री प्रोडक्शन की ऑफ़िस में। तो मुझे तो पता भी नहीं था कहाँ है ऑफ़िस। फिर उन्होंने मुझे एड्रेस दिया कि प्रभा देवी पे है, ऐसा ऐसा एड्रेस। बोला ठीक है। मैं वहाँ गया तब जाके पता चला कि सूरज जी, मतलब सूरज बड़जात्या है और राजश्री प्रोडक्शन के मालिक हैं। तो इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ, लेकिन कभी उन्होंने बताया नहीं मुझे। और फिर बस उन्होंने मुझे कहानी बताई कि ये है और एक रोल है उसमें। तो मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर। और ऐसे मैंने प्यार किया। मैंने रोल, मुझे उन्होंने दिया मुझे रोल और मैंने रोल किया। लेकिन हम आपके कौन के टाइम पे काफ़ी उन्होंने, मतलब एकदम डिटेल में उन्होंने बताया था। वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है कि हम आपके कौन के टाइम पे रेणुका शाणे जी को, तब मैं और रेणुका जी हम लोग एक गुजराती प्ले कर रहे थे। तो रेणुका जी को देखने के लिए सूरज जी और उनके मिसेस दोनों पाटकर हॉल में हमारा शो था। तो वहाँ अपने हिसाब से टिकट लेकर चुपचाप वो शो देखने आए थे। और शो देखने के बाद फिर उनकी बात हुई होगी रेणुका जी से और सब हो गया होगा उनका मीटिंग फाइनल वगैरह। फिर रेणुका जी ने मुझे बताया कि सूरज जी एक फ़िल्म कर रहे हैं, तो आप जाके मिलिए। तो मैंने बोला अरे सूरज जी अगर फिल्म कर रहे हो, अगर मेरे लायक रोल होगा तो वो मुझे ज़रूर बुलाएंगे। मतलब सामने से उनको, भोला के किरदार के लिए। हाँ, भोला के किरदार के लिए। तो मतलब वो तो फिर ज़रूर बुलाएंगे। वो तो मतलब सामने से ऐसे उनको परेशान करना मुझे क्योंकि बहुत ही वो सीधे और सरल है। ऐसा नहीं कि आप उनको बोलो तो ही आपको रोल दे, ऐसा। तो फिर एक हफ्ते बाद उनका ही फ़ोन आया फिर से, सूरज जी का। तो सूरज जी ने मुझे बोला कि आपके लिए ऐसा ऐसा एक रोल है, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ। तो मैंने बोला अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो बोले आप आइए ऑफिस में और मैं आपको पूरा नरेशन मैं दूंगा फ़िल्म का, और फिर आप डिसाइड कीजिए आपको करना है कि नहीं करना है। अरे बोला नहीं सूरज जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप मुझे बुला रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो फिर एक पर्टिकुलर डे था जब मैं गया, 3 बजे दोपहर को मुझे याद है। तो तब रेणुका जी, मैं और अजीत वाछानी जी, हम तीनों को साथ में उन्होंने नरेशन दिया। तो हम उनकी ऑफ़िस में गए, 3 साढ़े 3 दोपहर को हुए होंगे। और तब मुझे लगता है कि कुछ 3 या 4 गाने रिकॉर्ड हुए थे। तो सूरज जी इतना छोटा सा 2-in-1 लेकर बैठे थे और पूरा स्क्रिप्ट फ्रॉम बिगिनिंग उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया। और जिस जिस मुकाम पे जो गाने आ रहे थे, वो गाना अगर रिकॉर्ड हुआ था तो वो गाना उन्होंने वहाँ बजाया कि यहाँ पर ये गाना है, और पूरा गाना फिर उन्होंने बजाया। फिर इस गाने के बाद फिर बोले ये पूरा उन्होंने डायलॉग वर्जन पूरा पढ़ा। तो आप मानेंगे नहीं,
हम लोग करीब शाम को 8 साढ़े 8 बजे उनकी ऑफिस से बाहर निकले। इतना लंबा, मतलब अभी देखिए मैं तो एक छोटा सा रोल कर रहा था, ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन पूरी स्क्रिप्ट बाकायदा, पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने हमें पढ़ के सुनाई, उन्होंने खुद ने। तो इतना अच्छा लगा। और वो जब उन्होंने जिस तरह से वो उनका डिटेलिंग था, जिस तरह से उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, तो ऑलमोस्ट पूरी पिक्चर हमने देख ली। तो किस तरीके से उन्होंने आपको बताया आपके किरदार के बारे में? अगर आपके किरदार की मैं बात करूं, भोला का जो कैरेक्टर जो था, छोटा सा कैरेक्टर था, लेकिन लोगों ने बहुत प्यार दिया। उस फिल्म के सारे ही कैरेक्टर ऐसे थे कि हर एक कैरेक्टर की एक अलग अलग एक ऑडियंस है, अलग अलग एक लोग हैं, उस कैरेक्टर को चाहने वाले लोग हैं। तो आपको किस तरीके से बताया सूरज जी ने? नहीं, सूरज जी ने देखिए, एक तो स्क्रिप्ट में ही इतना डिटेल्ड पूरा था तो समझाने जैसा, पर उन्होंने बस एक बैकग्राउंड ये दिया था कि ये माधुरी जी और रेणुका जी के कज़िन हैं और ये शाकुंतल पे वो कुछ रिसर्च कर रहे हैं और इस तरह का है किरदार। और बड़े से मतलब भोला प्रसाद नाम जो है उनका, वैसे ही वो भोले हैं। ये भोला प्रसाद जी हैं हमारे साधु साहब के साहबजादे। प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। बस बेटे बस। भोला प्रसाद जी हिंदी साहित्य में कालिदास की शकुंतला पर रिसर्च कर रहे हैं। वैसे इन्हें अपनी शकुंतला की भी तलाश है ना? क्या? और ये शादी में इनके घर आते हैं, फिर वहाँ वो जो साहिला चड्डा जी जो रोल कर रही थी, उनसे उनको साहिला जी में उनको अपनी शकुंतला दिखती है और वो कैसे वो अपने उनके प्यार में पड़ जाते हैं। Stupid. शकुंतला। तो ऐसे छोटे छोटे सीक्वेंसेस। सर काफ़ी फनी सा कैरेक्टर था वो। अगर मैं उस कैरेक्टर भोला की जो मैं बात करूं, तो उसके बाद में किस तरह का आपको रिस्पांस मिला? फैंस ने क्या बोला, क्या रिस्पांस था लोगों का? क्योंकि फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई थी उस वक्त की मैं बात करूं। मैं मतलब आपको जीवन की जो सच्चाई होती है वो कैसी होती है, बहुत कभी कभी बहुत कड़वी होती है कि जब मैंने ये फिल्म की और फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई तो मुझे एज एन एक्टर ऐसा लगा कि बस अभी तो लाइफ सेट है, अभी कोई स्ट्रगल करनी नहीं है, अब तो बस हमें फिल्म पे फिल्म मिलती रहेगी और अच्छे अच्छे किरदार मिलते रहेंगे। लेकिन हम आपके कौन के बाद मुझे बिल्कुल काम नहीं मिला, मुझे कोई एक भी फिल्म नहीं मिली, क्योंकि फिल्म अपने आप में इतनी बड़ी हिट थी। तो उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगल मैंने किया। सीरियल फिर मुझे मिलने लगी, तो एक दो सीरियल में मैंने काम किया, फिर वो हिसाब से फिर थोड़ा थोड़ा काम मैं करते गया, वो हिसाब से काम मिलने लगा। तो फिल्म तो वाकई में मतलब इतनी वाह वाह हुई, जहाँ मतलब इंडिया में, अब्रॉड में, हर जगह लोग आज भी देखते हैं वो फिल्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी आज भी कभी अगर कहीं केबल पे आ रहा है तो मैं मतलब थोड़ी देर के लिए भी रुक जाता हूँ, क्योंकि सारी मेमोरीज ताज़ी हो जाती है। 94 में रिलीज़ हुई थी और 92 में उसकी शूटिंग शुरू हुई थी। एक बात वही, क्योंकि देखिए उनका, सूरज जी का काम करने का तरीका, इतना डिटेल्ड वर्क, पूरी हार्ड बाउंड स्क्रिप्ट। और आप यकीन मानिए 92 मिड 92 में ये उन्होंने नरेशन दिया था और आई थिंक 93 में शूटिंग शुरू हुई थी, 93 और 94 में फिर रिलीज़ हुई थी। तो 92 आई थिंक दिवाली के पहले आउटडोर हुआ था ऊटी का। तो 92 में आई थिंक बिगिनिंग ऑफ 92 के आसपास कहीं ये नरेशन उन्होंने दिया था। और उसके बाद फिर जब सब तय हो गया, उसके बाद ऑफिस से डेट दी गई हमको 92 दिवाली के आसपास की। और फिर 93 में जो भी 5-6 महीने की, हर महीने में, इस महीने में ये डेट, इस महीने में ये डेट। तो आप यकीन मानिए कि जब 93 या 92 में जब शूटिंग हुई तो मेरा उसी दिन, जो डेट मुझे 1.5 साल पहले दी गई थी, उसी डेट पे मेरा शूटिंग था। ऐसा नहीं हुआ कि अभी थोड़ा शेड्यूल चेंज हुआ है, अब डेट, जो कि इंडस्ट्री में इतने ऑर्गेनाइज थे उस टाइम। एब्सोल्युटली, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते इतनी हद तक वो इतना ऑर्गेनाइज मतलब वो थे। और फिर एक लास्ट शेड्यूल मुझे बचा था कि जब बचा था, जब से एक साथ में सब थे, और इन दिनों मुझे एक, तो मैंने वो जो एक 4 डेट मेरी बाकी थी हम आपके कौन की, बाकी सारे हो गई थी। और तब मुझे एक सीरियल मिली थी, तो मैंने वो 3 कैमरा सेटअप वाली सीरियल थी, तो एक दिन में एक एपिसोड वो करने वाले थे।
और वो शूटिंग हुई थी अपनी फिल्मिस्तान के सामने गोरेगांव में ही, सहारा का स्टूडियो था वहीं। तो मैंने उनको बोला था कि भाई ये 4 डेट तो मेरी मैं कमिट की है, तो इन 4 दिन तो मैं नहीं आ पाऊँगा। तो उन्होंने उस हिसाब से कि 1 वीक में, वो 1 वीक का गैप लेने वाले थे बीच में, तो उन लोगों ने वैसा कर दिया कि पहले 2 वीक हम ऐसे करेंगे शूटिंग, फिर 1 वीक गैप जहाँ हम आपके कौन का एक लास्ट जो 4 दिन का बचा वो कर लूँगा, और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उन दिनों इंडस्ट्री में स्ट्राइक हो गई, तो सारी शूटिंगें बंद हो गई। तो ये जो लास्ट जो जितना चंक बचा था वो सब हेवायर हो गया डेट्स। तो अभी क्या करें, तो पूरा इतने सारे लोग, माधुरी जी, अनुपम जी, जितने भी लोग थे, सबकी डेटें ऑर्गेनाइज करते 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 मुश्किल से वो शूट फिर सब इकट्ठा करके फिल्मिस्तान में वो हो रहा था। अब मैं फंस गया क्योंकि मैंने वो 4 दिन जो रखा था वो कुछ और पीछे हो गए, तो वहाँ मेरी वो शूटिंग थी, तो कैसे करें। अब दोनों जगह क्लैश हो गया था। दोनों जगह क्लैश हो गया। तो मैं तो घबराया, मैं बोला अब क्या करें। तो मैं गया फिल्मिस्तान में, सूरज जी से बात करता हूँ। तो मैंने उनसे बात की, सूरज जी देखिए ऐसा ऐसा हुआ है, इसमें ना आपका कसूर है ना मेरा कसूर है, लेकिन अभी इसमें से क्या करें। सो इट वॉज सो स्वीट ऑफ हिम। मतलब शूटिंग चल रही है, इतना तामझाम है, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट वहाँ बैठे हैं, तो उसमें से भी वक्त निकाल के उन्होंने बोले कोई बात, आप टेंशन मत लीजिए। पहले तो उन्होंने मुझे रिलैक्स किया कि आप टेंशन मत लीजिए, हम कुछ रास्ता निकाल के। हाँ, फिर उन्होंने अपने असिस्टेंट से स्क्रिप्ट मंगाई, बोले लाइए स्क्रिप्ट लाइए, शेड्यूल लाइए, दिलीप जी का क्या क्या काम बाकी है। तो उन्होंने देखा कि अच्छा जाए, तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा दिलीप जी आपकी 4 डेट ली है, आप वो भूल जाइए, आप मुझे सिर्फ एक पूरा दिन दे दीजिए, और बाकी के 2 दिन आप सुबह 9 बजे आ जाइए, मैं आपका एक क्लोज लेके 9:30 बजे मैं आपको छोड़ दूंगा, ताकि आप वहाँ उस सीरियल की शूटिंग में गए। बोला सूरज जी इतने बड़े डायरेक्टर मुझे बोल रहे हैं, वो 1 दिन का, तो मैं उनसे बोला मैं किसी भी तरह एडजस्ट करवा लूँगा। तो मतलब उन्होंने बोला कि 1 दिन, मतलब 1 दिन तो हो जाएगा, ये सूरज जी इतना कर रहे हैं। तो वो इतना मतलब इजीली उन्होंने विदाउट मेकिंग एनी फस या इतना मतलब हेल्पफुल नेचर। वरना अभी देखिए सलमान खान जी है, माधुरी जी, इतने बड़े लोगों के सामने मैं तो क्या हूँ, मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन उनके मन में ये नहीं था कि नहीं ये मेरे आर्टिस्ट है, और एकदम आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने शांति से उसका हल निकाल दिया, और मतलब पूरा मामला सेट हो गया। फिर डेट मिल गई थी आपको? डेट मिल गई, मतलब वो भी एडजस्ट हो गया, इधर भी शूटिंग हो गया। एंड सर अगर उस टाइम की अगर मैं बात करूं, हम आपके हैं कौन की या मैंने प्यार किया की, तो क्या यादें हैं सर, क्या क्या याद आता है आपको आज भी, इस वक्त में भी? याद में एक तो आउटडोर जो पहला किया था ऊटी में, तो सबसे पहले तो मतलब मैं इतना, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा था कि जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट को एक ही होटल में ठहरा, मतलब मुझे भी उसी होटल में ठहराया था, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं था कि भाई चलो मैं छोटा आर्टिस्ट, छोटा किरदार कर रहा हूँ तो मुझे कहीं अलग होटल में रखा है। ट्रीटमेंट वाइज भी कभी ऐसा कोई डिफरेंशिएट नहीं था कि भाई जो बड़े आर्टिस्टों को जो सहूलियत दी गई थी वही मुझे भी दी गई थी, कि हर एक आर्टिस्ट को एक गाड़ी और ड्राइवर के साथ दी गई थी वहाँ ऊटी में, सारे आर्टिस्ट को, सारे आर्टिस्ट को, ताकि क्या है कि कोई ये ना कह पाए कि भाई हम तो रेडी बैठे थे होटल में, गाड़ी आई नहीं तो हम लोकेशन पे कैसे पहुँचे। ये आपको कंप्लेंट करने का मौका ही नहीं देते। इतना मैनेजमेंट इतना प्रोफेशनल होता है कि रात को ड्रेसमैन जो भी नेक्स्ट डे का है वो ड्रेस आपके रूम में रख जाएगा, सुबह वेकअप कॉल आ जाएगा, मेकअप मैन सुबह 6 बजे आ जाएगा, तो रूम में आपका मेकअप हो गया, वो हो गया, ब्रेकफास्ट भी आपको वहीं मिल गया, और 7:30 बजे शार्प आपका ड्राइवर का फ़ोन आ जाएगा लॉबी से कि मैं गाड़ी रेडी है आप आ जाइए। तो 7:30 बजे नीचे उतर के गाड़ी में बैठे, आधा घंटा ट्रैवलिंग, 8 बजे जैसे लोकेशन पे पहुँचे, शॉट रेडी होता है सुबह 8 बजे, कैमरामैन जी वो रेडी होते थे विद शॉट, और 8 बजे शुरू हो जाती थी शूटिंग सुबह। तो इतना ऑर्गेनाइज पूरा होता था। और मुझे याद है पहला दिन मेरा था, और मैं माधुरी जी का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं रेडी होकर पहले दिन ऑफकोर्स बहुत उत्साह कि आज शूट करेंगे। तो मैं पहले ड्राइवर का फ़ोन है उसके पहले ही मैं तो रेडी होकर नीचे लॉबी में पहुंच गया था, और मतलब पूरा एकदम फ़ैन मोमेंट था कि मैं लॉबी में, और वहाँ पे वो जो होटल थी वहाँ से ऐसे सीढ़ियाँ थी, और मैं देख रहा हूँ माधुरी जी वो क्रिकेट के कॉस्ट्यूम में वो उतर के आ रही है, और ऐसे उतर के ऐसे मेरे बाजू में से, और मतलब इतना सरियल फीलिंग था
कि अब तक माधुरी जी को सिर्फ स्क्रीन पे देखा था, मैं इतने बड़े फैन, आज पहली बार लाइव देखने का मौका पहली मिल बार लाइव उनको देख रहे हैं और यकीन नहीं हो रहा था। और वो फिर चले गए अपनी गाड़ी में, तो मुझे पता नहीं था पहले दिन क्या मतलब फिर वहाँ पहुँचे तो पहला ही शॉट उनके साथ था, माधुरी जी के साथ। तो सूरज जी ने मेरी पहचान करवाई कि ये माधुरी जी, ये दिलीप जोशी जी हैं, गुजराती थिएटर के बहुत बड़े आर्टिस्ट है। बने बड़े क्या, तो बोले बहुत। माधुरी जी ने भी ऑफ कोर्स कि हेलो हाँ ये वो, और वो फिर हमारा पहला शॉट हुआ, फर्स्ट टेक ओके हो गया। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि आज सूरज जी की वजह से मतलब माधुरी जी के साथ मुझे पहला ही शॉट। लेकिन आपने उस वक्त उनको ये बात बताई कि माधुरी जी को कि जब आप पहली बार आए तो वो मेरा फैन मोमेंट था? नहीं, मैं कभी बता नहीं पाया उनको। आज तक नहीं बता पाया? नहीं, आज तक नहीं बता पाया क्योंकि ऐसा लगता है ना कि बड़े आर्टिस्ट मतलब उनको हम कहाँ डिस्टर्ब करें, उनको कैसे ये बता, मगर मतलब ऐसे फ़ैन तो अभी कई मिलते होंगे, अभी उसमें कौन सी उनके लिए भी रोज़ का हो गया, तो इसमें एक और ये फैन तो मतलब हाँ जी ठीक है, तो ऐसा ही कहेंगे और क्या कहेंगे और बाकी सलमान खान के साथ में काम करने का अनुभव कैसा रहा था आपका? बहुत, मतलब उनके साथ तो मैंने प्यार किया में भी काम किया था, और फिर हम आपके कौन में भी काम किया, तो बहुत ही मज़ेदार, मतलब बिल्कुल भी उनके साथ भी ऐसा कोई वो नहीं था। मतलब मैंने प्यार किया में भी जब उनको हमने साथ में काफ़ी शूटिंग की थी। हम आपके कौन के टाइम तो एक आध शेड्यूल कोई फिल्मिस्तान का था, उसमें तो हमने रूम भी शेयर किया था। अच्छा। मतलब मुझे उनके रूम में रखा था, 1 नंबर का रूम जो वहाँ था, तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे भाई मैं अकेला मेरे रूम में कोई और आर्टिस्ट क्यों है, कभी मतलब ऐसा कोई टेंट्रम कभी कोई नहीं था। और बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही मज़ेदार मतलब एक्सपीरियंस रहा उनके साथ भी। एक शॉट था हमारा, लंबा 1 शॉट था ट्रॉली पे, कि मैं और साहिला जी हम लोग मिलते हैं, मतलब मैं आता हूँ, साहिला जी मिलती हैं, और फिर हम डायलॉग बोलते ऐसे, मैं इधर हूँ, साहिला जी यहाँ पे, और मैं कुछ बोलता हूँ, वो एकदम गुस्सा होकर मेरे ऊपर आती है, मैं ऐसे पीछे जाता हूँ, और फिर हमारा डायलॉग होने के बाद फिर वो ऊपर सीढ़ी पे सलमान जी और लक्ष्मीकांत बेर्डे जी है, तो फिर वो शॉट वहाँ जाता है। देखिए मिस्टर, माय नेम इज नॉट शकुंतला, माय नेम इज रीटा, RITA, रीटा, अंडरस्टैंड? जी हमें अंग्रेजी कुछ कम समझ में आती है, लेकिन अभी आप जो कुछ भी बोली बड़ा मीठा लगा। भैया जी, दुष्यंत को तो शकुंतला मिल गई। फर्स्ट टेक ओके हो गया, फिर सूरज जी ने मुझे कहा कि दिलीप जी वो एक जगह पे आपका एक छोटा सा पॉज अगर आप कम कर सके तो एक और करें। बोला हाँ सर कोई बात नहीं। तो जैसा उन्होंने बताया फिर वैसा मैंने किया, थोड़ा सा पॉज कम कर दिया। फिर मैंने उनसे शॉट ओके हो गया, फिर मैंने उनसे पूछा, बोला सर सॉरी अगर आपको एतराज़ में मैं बात पूछ सकता हूँ। बोला हाँ, बोला फॉर माई एकेडमिक इंटरेस्ट मैं पूछ रहा हूँ कि सर वो हार्डली 1 सेकंड का मतलब वो डिफरेंस रहा होगा वो पॉज का, तो उसके लिए आपने रीशूट पूरा शॉट क्यों लिया? तो उन्होंने जो मुझे समझाया, मुझे कहा कि देखिए दिलीप जी, मेरी फिल्म में कितने सारे शॉट्स हैं, अगर हर शॉट आधा सेकंड या 1 सेकंड अगर बढ़ गया तो मेरी फिल्म कितनी लंबी हो जाएगी। और मेरी स्क्रिप्ट एकदम मतलब बाउंड स्क्रिप्ट है, इसमें कहीं भी कि अगर लंबी हो गई तो बीच में से काट के ये उड़ा दे, ये कर ले, और फिर हम लोग मतलब ऐसा कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए उन्होंने शॉर्ट भी टाइम किए थे, मतलब स्क्रिप्ट लिखने के बाद उन्होंने पूरी जितने भी शॉर्ट डिवीज़न किए थे, तो वो शॉर्ट डिवीज़न का उन्होंने टाइमिंग भी किया हुआ था जब ऑफिस में, कि ये शॉट इतने सेकंड का होना चाहिए, ये शॉट इस तरह का होना चाहिए, इतने सेकंड का होना चाहिए, ताकि एंड में कोई तकलीफ ना हो। मतलब ये अलग ही लेवल का डिटेलिंग था। तो इतना मतलब ये सुन के कितनी मतलब सीखने को मिलती है आपकी कितनी सारी चीज़ें, कि वो कितनी तैयारी थी उनकी। सर अगर रामू के कैरेक्टर से लेके आज जेठालाल तक की अगर मैं बात करूं, इस जर्नी को किस तरह से देखते हैं आप? मैं तो मतलब मैं भगवान का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है कि फिल्मों में इतने अच्छे डायरेक्टर से साथ सबसे पहले सूरज जी से शुरुआत हुई कि इतना अच्छा काम करने का मौका मिला।
फिर काफ़ी सारी सीरियल्स, काफ़ी प्लेस। मेरे पहले ऐसे देखा जाए तो एन चंद्रा जी थे प्रतिघात में, लेकिन वैसे सूरज जी, हाँ सूरज जी के साथ मैंने प्यार किया, हम आपका कौन वो किया। और बस अभी जेठालाल भी देखिए, ये तारक मेहता भी हमारी इतनी बढ़िया यूनिट है, इतनी बढ़िया टीम है। आशीष जी हमारे प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छे हैं, मतलब इसीलिए शायद 14 साल तक अभी भी लगातार चल रहा है। तो बस भगवान के जितना शुक्रिया करें उतना अच्छा है कि बस इसी तरह हम अच्छा काम करते रहें और लोगों का मनोरंजन करते रहें, हम सबकी तबीयत भी अच्छी रहे, तंदुरुस्ती रहे, ताकि हम और अच्छा काम कर सकें। दिलीप जी, आपकी अगर मैं बात करूं, आपकी जर्नी की अगर मैं बात करूं, 1989 से लेके आज 2022 चल रहे हैं सर, किस तरह के उतार चढ़ाव आपने देखे हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में? ये देखिए, एज एन एक्टर ये लाइन तो बहुत ही इनसिक्योर है। कभी ऐसा होता है कि काम होता है, आपके पास बहुत काम होता है, कभी ऐसा वक्त आता है कि बिल्कुल काम नहीं होता है। कभी ऐसा आपके साथ में हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ भी हो। जब तारक मेहता के पहले ही कुछ 1-1.5 साल ऐसा रहा कि जब मेरे पास इतना काम नहीं था, बहुत ही मतलब छोटा मोटा कहीं कुछ मिल गया तो थोड़ा थोड़ा मैं करता रहा। तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था वो डेफिनेटली, बट भगवान की कृपा से वो समय भी निकल गया। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप बस अपने आप में विश्वास रखें तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ये तो हकीकत है। आपको भले आज नहीं लेकिन कल कुछ ना कुछ आपको ज़रूर, अगर आप में टैलेंट है तो कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। लोगों के इस प्यार को किस तरह से देखते हैं आप? भगवान का आशीर्वाद, मतलब वी रियली फील ब्लेस्ड